वेलकम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं पुनः आपके सामने मौजूद हूँ और इस बार भी हमारा लक्ष्य गॉस लॉ को और सुदृढ़ ढंग से समझने का है। पिछले दोनों वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट आपने किया और मेरा मानना है कि उसे और भी रिगरसली हम लोग फॉलो अप करें ताकि कहीं से आपको ये ना लगे कि मेरा नॉलेज किसी से भी कम, चाहे वो कोई भी। चलिए मैं इसी का संदर्भ में आता हूँ। गॉस लॉ पर ही आधारित ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को देखिए, नॉर्मली दिस इज ए डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। ये जेई एडवांस टाइप के ये क्वेश्चंस में हमने ये देखा है। आईआईटी एडवांस लेवल पर, ओलंपियाड लेवल पर ये क्वेश्चंस को आते हुए देखा है। क्या क्वेश्चंस का है, मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ। ए वेरी लॉन्ग सॉलिड इंसुलेटिंग सिलेंडर विथ ए रेडियस आर। तो आप ये कॉन्सेप्ट को देखिए, कहता है कि वेरी लॉन्ग सिलेंडर, आप इसे ले लीजिए, लेकिन ये बात को ध्यान दीजिएगा कि ये वेरी लॉन्ग होना आवश्यक है। फिनाइट लेंथ का ये नहीं बन पाएगा, तब इसका दूसरा मेथोडोलॉजी अप्लाई है। तो ये बहुत इनफिनाइट लेंथ का हो गया। नाउ इट्स रेडियस इज कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसकी रेडियस है और ये देख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर। अब कहता है इसमें सिलिंड्रिकल होल, क्या कहता है, हैज ए सिलिंड्रिकल होल विथ रेडियस स्मॉल ए बोर्ड अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। अब इसमें कहता है बच्चे लोग कि एक छोटा सा होल और इसके इंटायर लेंथ पर यह हावी है। ये बात आप अच्छी तरह से देखिएगा। इसके इंटायर लेंथ मतलब शुरू से लेके अंत तक में एक लेंथ है। द एक्सिस ऑफ द होल इज एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। ये देख लीजिए, इसकी जो होल की जो एक्सिस है और इसके बीच की दूरी कितना है, बी है, बी डिस्टेंस। बिल्कुल सही है। एंड व्हाट इज अ स्मॉल ए, द सिलिंड्रिकल होल विथ रेडियस स्मॉल ए। सिलिंड्रिकल होल का जो है इसका रेडियस कितना है, ये भी आपको दिया हुआ, आप यहां पर से देख लीजिए कि सिलिंड्रिकल होल रेडियस स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ए, और इसके एक्सिस से इसकी दूरी कितना है, सिलेंडर की एक्सिस से होल की एक्सिस की दूरी बी है। चलिए, सच दैट आर इज ए ग्रेटर देन बी। आप देख सकते हैं आर बड़ा रेडियस है, आर इज ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ए ग्रेटर देन आर। तो स्वाभाविक है बी की जो साइज होंगे वो उस ए के साइज से बड़ा होंगे। व्हाट इज द ए, आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ द होल, ये वाली लिस्ट है। तो स्वाभाविक है आर इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, दिस इज द फिगर। द सिलेंडर मटेरियल हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म। जैसे ही ये कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मिले आप समझ लीजिएगा प्रॉब्लम इजी होता हुआ। और दूसरे शब्दों में आपको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज इंक्लूड। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब आपको इसमें क्या पूछता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होल। इसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसके टॉप फिगर को अलग से बनाता हूं, इसके केवल टॉप को देखिए। इस टॉप को मैंने यहां पर बनाया, अब बेहतर ढंग से समझिएगा। ऊपर से कैमरा से आपने फोटो लिया और कैमरा से फोटो लिए तो इसका ये टॉप आ गया, ठीक है। और ये उसके सेंट्रल एक्सिस हो गया, इसका हम नाम ओ देते हैं, और इसके सेंट्रल एक्सिस का नाम ओ डैश देते हैं। एक ओ हो गया, और जो ये होल वाला था हम इस होल को यहाँ पर शो करते हैं, और इसके होल की ये सेंट्रल एक्सिस हमने ओ डैश दिया, जैसा कि उस फिगर में दिया ओ है और इसका ओ डैश है। इसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस आप देख सकते हैं, हमको इसकी रेडियस स्मॉल ए, ठीक है। और बाकी लोग बच्चे लोग ये कितना दूरी पर है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी बी वेक्टर है। आप ऐसे वेक्टर में लिखिएगा, इस सेंटर से ओ से ओ डैश तक की दूरी, ओ से ओ डैश तक की दूरी बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, अब आपको क्या, इसके टॉप का फिगर लिया, कैमरा से टॉप का फिगर। अब आपको कोई पोजीशन ले ली, सपोज कीजिए यहाँ पर दिस इज द पी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट है। अब आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप क्या कीजिएगा, किसके कारण निकालिएगा, पहले इस पूरे के, ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड रो एंड दैट इज अ कांस्टेंट। तो इसको इस पॉइंट पर मिला दिया, मैंने मिला दिया, ओ से पी तक हो गया। इसमें मैं लिखूं कुछ शब्द ताकि आप और स्पष्ट आ जाए। पी इज ए पॉइंट इनसाइड होल, ठीक है।
कितने डिस्टेंस पर है? एट ए डिस्टेंस आर वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है? ये वाला डिस्टेंस को भी ले लीजिए। इसकी डिस्टेंस को दिया हुआ आर हमने माना, ओ से लेके पी तक की, मतलब ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने आर मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ओ से ओ डैश तक की दूरी बी है, ओ से बी तक की ले लिया और ओ डैश पी भी ले लिया। ओ डैश पी का नाम कुछ भी ले लीजिए, लेट अस सपोज एक्स ले लीजिए। ओ डैश पी इज इक्वल टू एक्स। हमें इससे कोई भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए, आपको इसमें क्या था? P is a point inside the hole at a distance r from the axis of a cylinder and at a distance, vector distance है, displacement कह सकते हैं, x from center of the hole। दो मान आपने ले लिया, दोनों ले लिया। आपको क्या निकालना है? फाइंड EP, फाइंड EP that is electric field at a P point। चलिए, इसके पहले आप डिस्कस कर लीजिए, कल मैंने आपको एक लॉ बताया था कि किसी भी सिलेंडर के अंदर, यहां पर आए, कहां पर, ओके यहां पर ही आए, किसी भी सिलेंडर के अंदर अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है रो, तो इसके अंदर अगर आप कहीं भी लीजिएगा सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लीजिए वो r डिस्टेंस पर अगर आप लेते हैं, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो, किस डिस्टेंस पर लेना है उसको दीजिए आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने ये आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया था। किसी भी सिलेंडर के लिए ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट का, उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, rho that is a uniform charge density for the cylinder material, r that is the position where the electric field is required, and 2 epsilon naught permittivity of the vector। इस रूल्स को आप अगर फॉलो अप कीजिए तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट? क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सॉलिड सिलेंडर के कारण ले लीजिए उस डिस्टेंस पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ये कौन सी भारी बात है, प्लस अब आप आ जाइए, इस कटआउट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये काट के निकाल दिया गया ना, हमने तो पहले पूरा का ले लिया, यहाँ तो खाली था, तो उस खाली के लिए आप घटा दीजिए। तो कितना घटा दीजिएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर? पी पॉइंट पर। किसके कारण? कटआउट सिलेंडर। अब कटआउट सिलेंडर भी तो सिलेंडर के अंदर ही है ना, तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए अब आ जाइए बच्चे लोग, वेक्टर में ही लिखिए दोनों का। आइए, वेक्टर ईपी सॉलिड सिलेंडर कितना होगा? आपका तो रूल लिखा ही हुआ, रो। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? इस डिस्टेंस को हमने क्या ले रखा है? ओ से पी आर लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, माइनस डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूनिफॉर्म। अब आइए, ओ से लेके पी तक की कितना दूरी है? ओ से पी एक्स, यहां पर एक्स वेक्टर आ जाइए, ओपी इक्वल टू एक्स आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इसका आंसर हो गया। आप क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं? 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके आंसर आ गया r माइनस एक्स। बट माइंड इट, एक्स आप जानते नहीं, एक्स तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, हम तो यहां पर लिए और इसकी वैल्यूज को देना पड़ेगा। तो अब आपके पास एक वेक्टर, इसके रूल्स को भी देखिए, मजेदार चीज है यहाँ पर। ये वेक्टर का इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देखिए, एक लाइन ऐसे गया, इसका नाम क्या है? r, इसका नाम है p, इसका नाम है o, एक यहाँ पर o है, इसको भी मिला दीजिए, इसका नाम हमने दिया, इसकी डिस्टेंस को कितना दिया था बच्चे लोग? b, o से o डैश तक की दूरी b। आप वहां पर आ जाइए, o से o डैश तक की दूरी b है, तो ये वेक्टर b हो गया, ये वेक्टर r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक o डैश से लेके p तक ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में x। यही ट्रायंगल का मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए, किसी क्लोज ट्रायंगल के लिए sum of all the displacement vector must be 0 with proper sign। 11 फिजिक्स वेक्टर r इसी डायरेक्शन में जा रहा, OP इसे पॉजिटिव लीजिए, P से O जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ तो O से P का एरो है तो माइनस निगेटिव हो गया। उसी तरह यहाँ से अगर हम O से B जाते हैं, O डैश से B जाते हैं, इसमें क्लोज फिगर के हिसाब से O डैश से O जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ O डैश से O तो उल्टा डायरेक्शन में है तो माइनस B, और चूंकि ये क्लोज हो गया तो 0 हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि r माइनस एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर बी। अब इसको हटा दीजिए और यहां पर ये आंसर क्या आ जाएगा, रो टू इप्सिलॉन नॉट एंड बी। दिस इज योर द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी पॉइंट। या ध्यान, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट, बी इज द आंसर। लेकिन एक बात और भी है, यहां बी क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस है, और पी पॉइंट क्या है, एक्स पर डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड करता है, या यूं कह लीजिए कि होल के अंदर किसी पॉइंट पर डिपेंड करता है, या ये कांस्टेंट है। बी तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट और 2 इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं इसी आर्ग्यूमेंट में, क्या आर्ग्यूमेंट में क्या कह सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट में E इज ए कांस्टेंट, यहां पर लिख देते हैं E इज कांस्टेंट इनसाइड होल फॉर एनी पोजीशन इन, फॉर एनी पोजीशन इन होल। अब मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, आप बेहतर ढंग से समझ। तो सिलेंडर की प्रॉब्लम्स कोई आएगी बच्चे लोग, तो मैं समझूं कि आप बेहतर ढंग से करेंगे, कभी नहीं चुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग ऑलरेडी। मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स आपके पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से किया, लेकिन मेरी मन था कि थोड़ा सा इस पर एक राउंड और हो जाए, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाए। क्या क्वेश्चन कहता है, ए बॉल ऑफ ए रेडियस कैपिटल आर, स्फेरिकल बॉल, बॉल का मतलब स्फेरिकल बॉल, carries a positive charge whose volume density rho is not uniform, depends on the separation r from the ball center। क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि भाई आपके पास एक बॉल है, इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस बात पर निर्भर करता है, दैट इज ए कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट 1 माइनस r बाई r, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हेन r इज लेस देन r। इस बात को ध्यान रखें, this is the volume charge density for r less than r। Rho naught is a constant, find the electric field E inside। पहला क्या निकालना है, inside क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या पूछता है, what is the electric field outside। तीसरा क्या पूछता है, where electric field is maximum, E is a maximum at r, ये बताना है। और चौथा और लास्ट पूछता है what is the maximum electric field। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहला लक्ष्य आपको है इनसाइड। आप क्या कीजिएगा, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तब तो आप तुरंत बना लेते हैं, टोटल चार्ज आपको कहीं पर भी निकल जाता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन ये ऐसा है नहीं, तब आप क्या करेंगे, मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म का केस हो वहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा, चलिए आप एक छोटा सा ले लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज ए थिन सेल, थिन सेल हो गया, इसके सेल हो गए, और इसकी रेडियस को कहां से कहां, आर को माना गया है, हम लोग ये ले लें, इसकी कैपिटल रेडियस है आर। अब आप इस छोटी सी डिस्टेंस को आर मान लीजिए और इस थिकनेस को डी आर मान, नॉर्मली यही प्रोसेस होता है। कंसीडर, इसमें मैंने क्या माना, कंसीडर ए सेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। जब रेडियस स्मॉल आर है तो थिकनेस डी एक्स थोड़ी लेंगे, जो आर है उसी का डी आर लेंगे, एंड थिकनेस दिया, ये बात मान। चलिए, अब आपको ये निकालना है कि भाई इसमें कितना वॉल्यूम है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल का वॉल्यूम निकल जाएगा। ताकि मेरा लक्ष्य क्या है बच्चे लोग, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होता है, तो ये डेल्टा ए का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन, मतलब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो व्हाट इज आवर, हमारा जो इसमें टारगेट क्या है, फाइंड ई, कहां पर, एट पी, कितने डिस्टेंस पर, एट आर डिस्टेंस, ये लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य के मुताबिक हमने सेल को लिया और उसकी थिकनेस को निकाल लिया। अब मैं आपसे सिंपल सी पूछता हूं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ थिन सेल। सिंपल बात है, इसमें कौन सी बात है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस डी आर, वॉल्यूम निकाल लिया। तो व्हाट इज द चार्ज, उस पूरे पोर्शन में चार्ज कितना हो जाएगा, छोटे से वॉल्यूम में क्या, डी क्यू, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये फंक्शन किसका है, दैट इज रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर एंड डी आर, दिस इज द चार्ज इंक्लूडेड। किसमें चार्ज हो गया, ये छोटे से वाला है जो सेल देख रहे हैं, इसमें कितना चार्ज हो गया। लेकिन अगर आपको पूरे का निकालना, इसके अंदर का क्लोज का चार्ज निकालना, तो आप क्या करेंगे, इसके क्लोज का चार्ज निकालना, गो फॉर इंटीग्रेशन एंड गो फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या पुट कीजिएगा भाई,
अरे भाई जब ये बंद हो जाएगा, छोटा से छोटा हो जाएगा, तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 0, और उस समय चार्ज भी हो जाएगा 0। तो चार्ज होगा ही नहीं जब बंद हो गया तो। और जब इस सरफेस पर है वो किस पोजीशन पर है, गिवन रेडियस आर है, और तब मान लीजिए वो क्यू चार्ज। सिंपल आ गया, इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन ही है, और क्या दिक्कत है। क्यू, दिस इज द क्यू इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर लॉकिंग चार्ज क्या होगा, जो कांस्टेंट है बच्चे लोग बाहर पढ़िए, किससे किससे कांस्टेंट है, रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, अब कोई नहीं कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को इसके अंदर कीजिए, ठीक है ना। तो अब आप ब्रैकेट दे दीजिए, इसके अंदर का ब्रैकेट क्यू निकल गया, इप्सिलॉन नॉट 4 पाई। अब इस आर स्क्वायर डी स्क्वायर एक हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर डी, आर स्क्वायर 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, एक डी आर आ गया। फिर अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आर क्यू डी आर, और एक नीचे में आर बचा हुआ। तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट कितना होगा, 0 टू आर होगा, और इसकी भी लिमिट क्या होगी, 0 टू आर होगा। कैपिटल आर इज ऑल टाइम कांस्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल विच इज अ कांस्टेंट, स्मॉल आर वेरिएबल है। चलिए इस क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे, आर क्यू बाई 3 हो जाएगा, और आर माइनस 0 ये सेम चीज हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो आर, इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, आर 4 बाई 4 आर हो जाएगा। कैसे, +1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और इसकी लिमिट कितना हो जाएगा, 0 टू आर, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि आर का एक बार 0 देंगे, एक बार आर देंगे, लिमिट ये आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज इंक्लूड हो गया, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन सी बड़ी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई डॉट डी ए, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज फॉर क्लोज सरफेस सर्कुलेशन, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड, टारगेट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई। व्हाट इज डी ए, तो सिंपल बात है 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए किसका, हम इसी का ना लेंगे डी ए, क्योंकि हमारे इसी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इस सरफेस का फ्लक्स एरिया कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर। क्यू इनक्लोजर आपने अभी भी निकाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यू बाई 3 माइनस आर 4 बाई 4 आर, ये आपके पास है। इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे करें। अब आपको 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, और आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें से कट भी जाएगा, 4 पाई और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा रो नॉट हो गया और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कितना कॉमन हमने ले लिया, इसमें इप्सिलॉन नॉट छूट गया बच्चे, तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर बाई 3, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर बाई 4 आर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इससे मैच कराइए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इप्सिलॉन नॉट ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर, दिस फर्स्ट इज इटसेल्फ इज द करेक्ट, एप्सिलॉन रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 माइनस आर बाई 4 आर, यस करेक्ट आंसर। दूसरी बात ये कहता है, इसको मैं बाद में आउटसाइड वाले को बाद में निकाल लूंगा, यहां पर लिखिए व्हेन ई इज मैक्सिमम। कब ई मैक्सिमम होगा, यहां पर आ जाइए भाई, ई मैक्सिमम जब भी होगा तो सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि बाहर आप जाते हैं तो घटने लगेगा, दूरी बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, क्योंकि आपके पास मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बाहर तो कभी ज्यादा होगा नहीं, तो जो भी होगा ई मैक्सिमम अंदर पर होगा, तो दिस इज द ई। ई किन बातों पर निर्भर करता है, इसका वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर, बाकी ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया फॉर ई टू बी मैक्सिमम, यहां पर आ जाए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, फॉर ई टू बी मैक्सिमम क्या करें, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा जो हमने 11th में पढ़ाया, किसका, इस पूरे वेरिएबल का जो कांस्टेंट के साथ है, कांस्टेंट को छोड़कर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर, और वो अगर मैक्सिमा है तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस बात को ध्यान देंगे, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात है बच्चे लोग, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों करना पड़ेगा, इसको पहले इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1/3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 1। पहला तो ये पार्ट का हो गया। अब इसको करेंगे तो 1/4 पाई माइनस आ जाएगा 4 पाई, आर स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2 आर आ जाएगा, दैट इज 2 आर, सॉरी स्मॉल आर है ना, आर स्क्वायर का 2 आर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया r बाई 2r इज इक्वल टू 1/3, इसलिए r इक्वल टू क्या हो गया 2/3 r। वेरी सिंपल लॉजिकली बन गया।
कि किस दूरी पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये भी बात आप देख लीजिए 2/3R, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं इसे टिक लगा दूं रेड कलर से, दिस इज द टिक आंसर। अब पूछता है बच्चे लोग, अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो मैक्सिमम कौन सा लेंगे, यही लेंगे ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड चॉइस पर आ जाइए। थर्ड है व्हाट इज द ई मैक्सिमा। ई मैक्सिमा का वैल्यू हो जाएगा इप्सिलन रो नॉट बाई इप्सिलन नॉट R/3। आर का तो वैल्यू आ ही गया आपके पास, कितना पर आया था 2/3, वहां से मैंने टिक लिया 2/3R। तो ये स्मॉल r की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, यहां पर आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का 2/3R, 2/3 और 2/3R, इस करेक्ट हो गया। और एक पहले से ही 3 है, इसको 3 रहने दीजिए यहाँ पर। तो 2/3R × 3 माइनस R स्क्वायर करेंगे और 4R को तो आप रहने दीजिए। अब इस R स्क्वायर को करेंगे, R कितना है 2/3, R स्क्वायर का 4 इसको स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर और नीचे में 9, तो ये 9 भी हो गया, 4R स्क्वायर पर 9। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और इस वैल्यूज की वैल्यू जहाँ तक हमें याद है इसकी वैल्यूज आ जाएगा आपको ρ0R 9 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा। इस लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू बी द करेक्ट एप्सिलॉन नॉट R। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये R से ये R कट जाएगा। अब आप इसको भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 यहाँ पर भी है, 9 बाहर आ, ये वैल्यू आ गया। इस तरह से आपने पूरे के पूरे चीज को पढ़ लिया। लेकिन एक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड, ठीक है। अब आउटसाइड के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए, इसकी भी मिटा दीजिए, इसकी भी आपको अब जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा दीजिए क्योंकि आप आउटसाइड पर है। लेकिन मैंने एक चीज को नहीं मिटा रहा है, इंक्लूडेड चार्ज कितना है, यही टोटल चार्ज है। अगर हम कहें बच्चे लोग, यहां पर ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो आप क्या कीजिएगा, व्हाट इज द टोटल, क्यू टोटल कितना हो जाएगा, भाई स्मॉल r के बदला क्या कर दीजिएगा कैपिटल R, तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा 4 π ये हो जाएगा R3/3 और ये क्या हो जाएगा R4/4R। मैंने क्या किया, स्मॉल r वुड बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम में चार्ज ऑक्यूपाइड निकालना है। ये क्या हो गया, सिंपल R3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, 4 πε0 R3 यहाँ पर R3 बाहर आ गया। अब क्या बच गया 1/3 - 1/4, 1/3 - 1/4, 12 इसकी एलसीएम हो जाएगा 4 πε0 R3 और इसको 12 लेंगे तो 4 - 3 1/12, 4 से ये कटेगा 3 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया πε0 R3, πε0 R3 डिवाइडेड बाई 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1/3 में से 4 3 12, 12 में से 4 3 हो गया πε0 R3/3। एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि अब आगे करेंगे। देखिए बच्चों, इसका मतलब अब क्या हो गया, थोड़ा सा लगता है, इसमें टोटल चार्ज आपको मिल गया। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आपने टोटल चार्ज निकाल लिया। दिस इज क्यू टोटल। व्हाट इज क्यू टोटल, अंदर बंद चार्ज क्या हो गया बक्से के अंदर, एप्सिलॉन नॉट पाई R3/3 ये आ गया बंद बक्से, बंद गोले के अंदर चार्ज। अब आपको यहां पर पूछ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। आप इसको गॉसियन रूल लगा दीजिए और निकाल दीजिए फॉर्मूला। क्या कहता है, E.A सर्कुलेशन इंटीग्रेशन और Q इनक्लोजर कितना है बच्चे लोग, ε0 पाई R3/3 और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ε0 से। ये ε0 का बाहर का रास्ता दिखाइए, E निकालना ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 πr² एंड πr3/3, इसलिए E की वैल्यू क्या हो जाएगा πr3/3 इंटू 4 π और r², दैट इज द R कांस्टेंट है। इससे अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास कुछ निश्चित रूप में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ρ0 का हमारा वैल्यू छूटता हुआ। एक बात यहाँ पर आइएगा, ρ0 की भी थी ना 4 π, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक में क्या हो गया, यहाँ ρ0 के बदला ε0 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाना चाहिए था ρ0, 4 π ρ0 R3। तो यहाँ पर भी इसे ρ0 बच्चे लोग कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ये 4 π ρ0 हो गया। तो थोड़ा सा और भी करना पड़ेगा यहाँ पर। Q इनक्लोजर में आपको क्या करना पड़ेगा, Q इनक्लोजर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए ε0, इसके जगह पर क्या हो जाएगा ρ0, पाई ρ0 R3, ये कटेगा नहीं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा
एप्सिलॉन नॉट रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर रो नॉट हो जाएगा, पाई आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा, इस जगह पर भी हो जाएगा रो नॉट पाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसी की तरह से ये भी हो जाएगा 4 पाई आर सर, यहाँ पर रो नॉट की जगह पर रो नॉट छूट गया था, रो नॉट हो जाएगा और नीचे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपके पास आ जाएगा कौन सा आंसर आता हुआ, आर क्यू, पाई से पाई केवल कट जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, रो नॉट आर क्यू, और इसमें क्या कर ले 12 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर, ये वैल्यू आता हुआ। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये वैल्यू रो नॉट बाई 12, यस रो नॉट बाई 12, आर क्यू, यस आर क्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यस दिस इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल था ही नहीं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल था, आपने बेहतर ढंग से समझा, आपने इसे इजीली कन्वर्ट कर दिया आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब 2 मिनट थोड़ा आपसे कंसेप्ट के बारे में ऊपर बोले, हम फिर थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि एक विशेष टाइप की प्रॉब्लम को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल में, पहले बोर्ड लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द क्लोज सरफेस S1, इसका नाम क्या दे दिया, क्लोज सरफेस, एंड हियर इज ए लाइन चार्ज, इसका नाम देखिएगा लाइन चार्ज, और इसकी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी दिया हुआ लाइन चार्ज का लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्ट के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, k is a positive constant and x is linear distance from LINEAR, linear distance from one end, और यहां पर एक पॉइंट चार्ज भी दिया हुआ है, लेट अस सपोज प्लस q। अब आपको ये क्या है, क्लोज्ड स्फीयर है जो आप देख ही रहे हैं, इसमें से पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फैब्रिकेटेड क्वेश्चन है, हमें भी नहीं पता आंसर क्या है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड टोटल नंबर of electric field lines passing through surface, passing through closed surface, passing through closed surface। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर निकलेगा। मतलब कुल मिला के क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे बाहर की ओर निकल रहा है। मोटे तौर पर मान लीजिए कि सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, आप कई तरह से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देख सकते हैं बाहर भीतर निकल रहा है, कुछ इधर से भी जा रहा है। मैंने एक एट रैंडम बनाया, ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ऑल द चार्जेज विच इज इनक्लोज्ड। कौन सी चार्ज को लेना है फ्लक्स के लिए, तो यहाँ पर एक फिर से बता दें, फ्लक्स के लिए चार्ज इन्वॉल्व होता है, फ्लक्स कैलकुलेशन में क्लोज चार्ज होती है, ये कई बार डिस्कस हुआ है, अभी भी एक बार हो गया, क्लोज चार्ज ओनली, सिर्फ क्लोज चार्ज। तो इसके अंदर क्लोज चार्ज कितना है, जबकि इसमें एक और डाटा दिया रहेगा, लेट दिस लेंथ इज ए कैपिटल एल, लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी के जो वायर वो आपका एल लेंथ की है। तो ये तो डायरेक्ट क्यों निकल जाएगा, लेकिन इसमें कितना चार्ज है वो आप कैसे निकालिएगा, क्या लैम्डा इंटू एल कर दे, नहीं कर सकते, क्यों, लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है जो यहीं पर ही क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल कर देता है, फाइंड द इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज। तो इसमें कौन आ जाएगा, क्यू मान लीजिए इंक्लोजर, तो एक क्यू तो रहेगा प्लस उसका रॉड का चार्ज जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा, तो ये दिया हुआ के एक्स है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लीजिए, तो एक छोटा सा लेंथ ले लीजिए यहां तक का,
इसमें कितना हो जाएगा कि अगर हम इसे dx मान लें तो कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, छोटा सा चार्ज के लिए लैम्डा इंटू dx, तो इसमें आ जाएगी लैम्डा इंटू dx, ये छोटा सा चार्ज हो गया। अब हमको पूरा निकालना है, तो इसको क्या करें, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से लेके f तक। फिर से आप देखिए, लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये डिस्टेंस को मैंने कितना ले लिया बच्चे लोग, यहां से यहां तक x डिस्टेंस को ध्यान दीजिएगा। अब मैं पूरा एक छोटे से पोर्शन का निकाल लिया, इंटीग्रेशन का तो यही फॉर्मेट है ना, कि किसी दिए गए पोर्शन में चार्ज कितना होगा, दिया गया पोर्शन कितना, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए dx, कितने डिस्टेंस पर है, लेट अस सपोज इट इज x डिस्टेंस, तो आपके पास उस dx में चार्ज क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, सिंपल। तो ये तो आपके पास आ गया, लेकिन इसको आपके पास वो छोटे से पोर्शन में पूरे पर कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दिए 0 to L। लिमिट कहां से लेंगे, ये 0 ले लेंगे और यहाँ पर लिमिट x लेंगे, क्योंकि x पर ये डायरेक्टली वेरी करता है। आप ये देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा दिया हुआ है, कि ये फंक्शन ऑफ ए kx। बेहतर, अब आप आ जाइए, क्यू इनक्लोजर कितना हो गया, क्यू रह गया, लैम्डा इज नॉट ए कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, kx हो जाएगा इंटू tx हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to L हो जाएगा। तो ये आंसर तो बन गया q प्लस k और x स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब L स्क्वायर बाई। This is your integral part of the charge. This is what Q enclosed charge. तो Q enclosed charge कितना आ गया, ये वाला Q प्लस के L स्क्वायर। अब बात की बचा 2 मिनट का बाद, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इनक्लोज्ड, बोलिए क्या होता है, कई बार पढ़ा है गॉस लॉ में, Q इनक्लोजर डिवाइडेड बाय फ्लक्स पासिंग होगा, नॉट इनक्लोज, फ्लक्स पासिंग कितना पास करेगा, तो दैट इज ए Q इनक्लोज। बंद चार्ज कितना, बंद चार्ज कितना हो गया, Q प्लस के L स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में यही आएगा। अब हमारा ये चीज कहना है कि भैया ये स्फीयर के बदला आप एक बड़ा स्फीयर से इसको घेर दीजिए, यस, कोई इरेगुलर बड़ा स्फीयर से घेर दीजिए। दिस इज नॉट स्फीयर, दिस इज द क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। अब आपने इरेगुलर शेप से दे दिया, कोई भी कैसा भी मान, तो बोलिए फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा या रिमेन सेम रहेगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द क्लोज चार्ज तो आ ही गया, फाइंड द फ्लक्स भी आ गया आपके पास। अब आता है क्वेश्चन के पार्ट में, व्हेन सेम चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय इरेगुलर क्लोज कर्व, what happens to the flux? क्या हुआ फ्लक्स, ये क्वेश्चन है भाई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बढ़ गया या घट जाएगा, तो उतना ही रह जाएगा। चेक कर लिए, सबको पढ़ा के देख, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइन पहले निकल रहा था वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाद में भी निकलता है, चाहे जैसा भी शेप ले लीजिए, और बड़ा कर दीजिए और छोटा कर दीजिए, लेकिन अगर लॉकिंग चार्ज उसके अंदर उतना ही है तो फ्लक्स नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम फ्लक्स। बोलिए समझ में आ गया, सेम फ्लक्स। इसमें कौन सा दिक्कत है, तुरंत बन गया। दिस इज द बोर्ड लेवल क्वेश्चन, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फैब्रिकेटेड क्वेश्चन आपके सामने डिजाइन कर रहा हूं। देखिए, एक ये स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है Q प्लस 2Q एंड माइनस 3Q, एक चार्ज। अब इसके अंदर चार्ज है, एक और चार्ज बढ़ गया, सिर्फ यहां पर दिया हुआ प्लस 4Q। इस स्फीयर का नाम है S1 और इसका नाम है S2। इससे फ्लक्स निकलने वाला जो फ्लक्स होगा φ1 है और इससे जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज ए φ2। तो व्हाट इज φ1? φ1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू sphere 1 and φ2 is electric flux through sphere 2। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ φ1 बाई φ2 कितना। चलिए बेहतर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्लक्स का अगर हम φ1 मान लें और S1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो Q इनक्लोजर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना क्लोज इनक्लोजर हो जाएगा, 2Q प्लस Q माइनस 3Q। बोलिए कितना हो गया, दैट इज 0। तो ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना वैल्यू आ गया, 0। तो फ्लक्स उससे कुछ भी नहीं पास कर रहा है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, दिस इज ए प्लस Q 2Q, व्हाट इज द वैल्यू,
3Q एंड व्हाट इज द -3Q, नेट चार्ज को जोड़ेंगे, इनक्लोज चार्ज हो गया 0, इप्सिलॉन नो फ्लक्स, तो S1 से कुछ भी नहीं करता है। एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू S2, अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसके पास कुछ भी नहीं है और इससे जब घेरेंगे तो इसके अंदर बंद कितना हो गया, यहाँ पर Q, इसको इसको और इसको सबको जोड़ दीजिए, ये नेट 0 है तो बचा क्या, 4Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। तो अब आपके पास रेशियो कहने के लिए एक हो गया 0, दूसरा ये रेशियो हो जाएगा, तो φ1/φ2 का मतलब एक पर 0 फ्लक्स आ गया, दूसरे पर कितना आ गया, 4Q इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने समझा कि फ्लक्स को क्या। अब जरा सा एक चीज और लीजिए, इसे पहले मिटा दूं तब आपसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, बेहतर, ठीक है, और सामने में आपके पास एक प्लेट है या रिंग ले लीजिए, वाइट प्लेट रिंग ले, मैं पूछूं इस रिंग से कितना फ्लक्स जाएगा जबकि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों, आप क्या कीजिएगा, भाई इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, और भी लाइन इससे पास करा दीजिए। आप देख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी को कहते हैं फ्लक्स, फाई और फ्लक्स। तो इससे इतना पास करेगा, ये क्या सेफ है, रिंग, कोई किसी के मन में कोई डाउट नहीं, सारा फ्लक्स निकल गया, इससे पास करता है। अब एक काम, इस रिंग के जगह पर आप प्लेट कर दीजिए, प्लेट, नाउ रिंग और प्लेट, तो बोलिए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा, आपका आंसर होगा ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जगह से क्या खाली रहे या बढ़ रहे, फील्ड लाइंस जो होगा प्लेट को पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो ये भी आपके पास आ गया कि रिंग जितना आपके पास पहले था उतना अब भी लग रहा है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसी का आप एक स्फीयर टाइप का पीछे से कर दीजिए, ये देखिए एक स्फेरिकल शेप का आपने बना दिया। अब कितना फ्लक्स होगा इससे, तो जितना अभी भी पास कर रहा था वो तो सब इससे भी निकल जाएगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्फीयर, अगर पूछे कि स्फेरिकल पोर्शन से क्या होगा तो वो भी सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब बच्चे लोग हम इस स्फीयर को मिटा दिए और इसके बदले एक आप कोन कर दीजिए, इस तरह से कोन। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए फ्लक्स थ्रू कोन कितना पास करेगा, अभी भी सेम है, जितना इसमें एंट्री किया उतना तो निकल गया इससे कोन से। तो क्या ये बात मानते हैं कि फ्रंट का जो पोर्शंस रहता है वही डिसाइडिंग होता है, बाद के इसके क्लोजिंग फिगर पर वो डिपेंड नहीं करता, क्लोजिंग शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। मतलब चाहे वो रिंग रहता, चाहे वो रिंग के बदले डिस्क कर दीजिए यहाँ पर, चाहे वो डिस्क रहता है, स्फीयर रहता है या इरेगुलर शेप भी रहता है, मान लीजिए कोई ऐसे करके रहता है, तो क्या फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल नहीं, जितना एंट्री किया उतना बाहर निकल जाएगा, तो फ्लक्स रिमेन सेम। अब इसी लॉजिक को बात को ध्यान में रखते हुए आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, वन बाय वन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए सामने रहेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क और रिंग of radius capital R charge Q uniformly distributed at a distance x from charge at a distance x from center of charge to center of disk. डिस्क या जो है। अब यहाँ पर इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्या हो गया बच्चों लोग, एक डिस्क देख सकते हैं, दिस इज डिस्क और रिंग। अब इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर। यहाँ बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके कहता है एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर एक चार्ज है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कैपिटल एंड दिस ऑफ कोर्स इज पॉजिटिव, और ये कितना डिस्टेंस पर है, तो दिस इज एक्स डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये नहीं बदलेगा। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा जाएगा, ध्यान से देखिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना रहे तो हम लोग क्या देते हैं,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है तो कैसे देते थे, ई डॉट ए, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए। इसलिए आपको टोटल निकालना रहता था तो सर्कुलेशन इंटीग्रेशन कहिएगा ई। क्या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ई के लिए? ऐसे ई के लिए जनरली पॉइंट चार्ज के लिए क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और डी ए की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। बोलिए क्या ये सवाल सही हो जाएगा? सवाल अगर सही नहीं होगा तो आपको आंसर नजर आने लगेगा, और आपको सही नजर आएगा तो फिर भी आपको आंसर नजर आने लगेगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसके सेंटर तक का निकाल दिया तो ये तो सही है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। और फ्लक्स का होता है डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस आंसर इज करेक्ट। गलती कहां पर हो गया, ये देखिए गलती हो गया, यहां तक के लिए तो ठीक है बच्चे, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहता तो क्या वही डिस्टेंस है एक्स का या बदल गया? ये तो डिस्टेंस बदल जाएगा ना बच्चे लोग, ये तो एक्स टेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात है दोनों के बीच का एंगल भी तो बदल गया, यहाँ ई का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड हो गया, ध्यान से देखिए, और ए का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड हो गया। जबकि यहां पर दोनों सेम था, ई भी यहीं पर था और डी ए भी ए का था, दोनों का सेम डायरेक्शन था, दे वेयर पैरेलल, लेकिन यहां पे एक एंगल बन गया। तो क्या हम ये फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं? आप नहीं, अब नहीं कर सकते। क्यों? कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर ए कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है ही नहीं तो आप ये कैसे लिख सकते हैं? अब क्या कीजिए, अरे भाई जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो इंटीग्रेशन ही तो आपके पास एकमात्र तरीका बचता है। चलिए बताते हैं। अब बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आ गई, इसे मैं हटा देता हूँ और तब करता हूँ। अब आप एक काम कीजिए कि लेट अस सपोज दिस इज द एंगल थीटा, जाहिर बात है ये आपका कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। हम पूरा नहीं लिए, हम छोटे से चार्ज के कारण लिए, इस चार्ज के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया। क्योंकि ये डी इसलिए ले रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है तो फंक्शन ऑफ एक्स पर रहेगा। अब सपोज कीजिए कि इसकी डिस्टेंस को कुछ आप ले लीजिए, क्या लीजिएगा, इसको स्मॉल आर ले लीजिए, ये आर तो वेरी करेगा तो स्मॉल आर, और यहां पर आप सिर्फ क्या ले लीजिएगा, कंसीडर ए रिंग, एक छोटे से रेडियस का रिंग ले, प्लेट में एक रिंग ले, मैंने क्या किया, एक छोटे से प्लेट ले लिया, प्लेट में एरिया वेक्टर इधर है और डी इधर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा। चार्ज यहीं पर है, प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, इस बात को आप मानिएगा, प्लेट तो केवल प्लेट है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू गिवन इस रिंग के द्वारा, ठीक है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू रिंग, जो खाली रिंग टाइप का आपने लिया उसमें क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन एंड सर्कुलेशन विथ व्हाट द लिमिट, कहां से कहां तक आपको जाना है, 0 to r तक ले लेना है, इसी के अंदर में लेना है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। ई का वैल्यू कितना है, अगर इसको लेते हैं x और इसको लिए r तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर। चलिए पुट कीजिए, ई की वैल्यूज हमारा उस जगह पर है, ई का वैल्यूज को हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू q, चार्ज की वैल्यू है q, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट दोनों खत्म हो जाएगा। नाउ व्हाट इज ए डी ए कितना हो जाएगा, तो उसका एरिया लीजिए, कितना एरिया लीजिएगा, 2 पाई आर, तो रिंग का सरकमफरेंस हो गया 2 पाई आर। अब किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेट अस कंसीडर थिकनेस कितना ले लिए इसका, डी आर, दिस इज द नॉर्मल, डी आर इज द थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या है, इन दोनों के बीच की एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग, कॉस थीटा, ये थीटा और कॉस दोनों के बीच का वेक्टर कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पाई से ये पाई काट दीजिए, 2 से ये 2 काट दीजिए, बाकी अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्यू आर डी आर, नीचे में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक इप्सिलॉन नॉट, और यहां से आप देख सकते हैं 2 से 4 2 था, एक 2 हो गया इधर, और उधर कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप यहां से ले लीजिए, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बेस है एक्स और हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। दिस इज द फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स आ जाएगा, किसी एक छोटे से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, रिंग से ले रहा है, और अगर हम लोग टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसको इंटीग्रेशंस भी करना पड़ेगा ना, इसके इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा, लिमिट भी पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सर्कुलेशन और इसको भी इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ये कंफर्म कीजिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे भाई, रिंग की मिनिमम डिस्टेंस कितना आ सकता है, स्मॉल r इक्वल टू 0 और मैक्सिमम क्या आ सकता है, कैपिटल R।
तो यहाँ पर 0 कैपिटल आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को तो बाहर कीजिए, Q और X बाहर, Q और X बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास क्या बच गया है, इप्सिलॉन नॉट, 2 इप्सिलॉन नॉट। आप आ जाइए, 2 इप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया है। अब इंटीग्रेशन शुरू किया। इंटीग्रेशन में क्या क्या बच गया, आर डी आर, Q और X बाहर आ चुका है, R और डी आर। और क्या बच गया, 3/2, क्योंकि ये 1 है और ये हाफ है, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गया 3/2, और इंटीग्रेशन लिमिट हो गया 0 to r। यहाँ तक करना है, थोड़ा सा और आगे चले तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको मेथड ऑफ पार्ट से लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को ले, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसमें 2r और dr हो जाएगा, इसमें 2t और dt हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आर डी आर इक्वल टू टी डी टी। इसके जगह पर पुट कर देंगे हम लोग, आर डी आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, qx/2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आर डी आर तो आ जाइए टी डी टी ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का अगर 2 से कटेगा तो ये क्यूब हो जाएगा, तो टी का क्यूब, ये दोनों कटेगा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको मिटा देते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। अब आपके पास बच्चे लोग फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फ्लक्स की वैल्यू, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू एक्स। लिमिट हम लोग का इसमें सब कुछ पुट कर चुके हैं, ठीक है। qx/2 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएंगे 0 to, नहीं इसकी वैल्यूज तो हम लोग को पुट करना पड़ेगा ना, 0 to r है, इंटीग्रेशन में 0 to r। आइए qx डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to r। यहाँ पर क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर को ऊपर कर दिया और डी टी को यहाँ पर कर दिया, विथ नेगेटिव साइन कर दिया। इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो गया, qx 2 इप्सिलॉन नॉट, टी की पावर कीजिएगा तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1, सेम आ जाएगा। यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो qx/2 इप्सिलॉन नॉट विथ नेगेटिव साइन, बाद में इसको देख लेंगे, और 1/t आ जाएगा। अब 1/t की जगह पर आपका t का तो वैल्यू मालूम ही है ना, t की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू -qx/2 इप्सिलॉन नॉट। x तो आप जानते ही, दिस इज ऑल टाइम कांस्टेंट, और 1/t इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1t के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एज पर द क्वेश्चन 0 to कैपिटल R, 0 to कैपिटल R। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आपके पास क्या आ जाएगा, -q/x 2 इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यूज को पुट कीजिए। तो एक बार x के जगह पर r पुट कीजिएगा, सॉरी x तो कांस्टेंट रहेगा, ये आर स्क्वायर की जगह पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस इसको पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x, और इसके अंदर ये रूट हो जाएगा। ये रूट समझ रहे हैं, एक बार अपर लिमिट ले, आर वेरी करके कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट लेंगे तो आर 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इस वैल्यूज को उस साइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, q/2 इप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन को उस साइड कर दिए तो ये क्या हो गया, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट। इसको और सिंप्लीफाई कर दें बच्चे, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर x भी छूटा हुआ, इस x को आप अंदर कर दीजिए तो अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स q/2 इप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं ना, और x जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द गिवन प्लेट। इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ था, x और r दिया हुआ था, x और r, क्यू चार्ज दिया, कौन सा चार्ज था, प्लेट पर नहीं, इस पॉइंट पर। तो इस फॉर्मूला को जो भी लोग मेडिकल, जो लोग भी इंजीनियरिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसको एकदम बाई रूट होना चाहिए, बाई हार्ट, बाई रूट। क्या होना चाहिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन रिंग और प्लेट। और अगर हम कहें कि इसको घेर भी दिए, देखिए बच्चे लोग, इसको ऐसे करके स्फीयर बना दिया, कोई भी से पीछे दे दीजिए,
पीछे के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस शेप पर डिपेंड करेगा, सिर्फ आगे पर। क्यों कि जितना आगे निकलेगा उतना तो पीछे चला ही जाएगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स, कोई चेंज नहीं करेगा। अब इसको देखिए कोई ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा, Q/2ε0। अब मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। वही प्लेट है बच्चे, फोकस, प्लेट वही है और ये पॉइंट है और ये एक्स है। अगर हमको डायरेक्ट ये दे दे कि लेट अस सपोज दिस इज ए थीटा एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज क्यू चार्ज, अब आपसे पूछेगा व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द प्लेट, तो आप क्या कीजिएगा, थीटा दे दिया है और ये डिस्टेंस दे दिया और ये भी डिस्टेंस दे दिया है। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 इस भी वैल्यूज को क्या हो जाएगा, ये अगर r है तो, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे को, r² अगर cos थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज r²x²। ये वैल्यूज को चेक कीजिए, ये वैल्यूज किसके स्थान पर आ जाएगा, cos थीटा। तो ये भी फ्लक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थीटा कोण दिया हुआ है तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द रिंग। या अब देखिए, चलिए इसको डिस्कस करते ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, ये एक डिस्क है और उससे ये स्फीयर टाइप का बना हुआ, हेमी स्फेरिकल, इसकी रेडियस r है। हेमी स्फीयर, व्हाट इज दिस, हेमी स्फीयर। यहां पर चार्ज प्लस, ठीक है। एंड लेट अस सपोज दिस इज द एंगल थीटा, ये डिस्टेंस x ले लीजिए और थीटा, ये भी मिला या दूर पर रखा हुआ x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर पर नहीं है, ये सेंटर तो यहाँ हुआ, इसका हेमिस्फेरिकल का रेडियस है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से उसकी चार्ज एक्सियल पोजीशन पर ये किया हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए क्या पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक हो गया। अब फ्लक्स थ्रू प्लेट कितना है, ये पहले देखिए, प्लेट किधर जा रहा है, फ्लक्स इस साइड जा रहा है, और प्लेट का एरिया किधर है, बाहर से देखेंगे ऑब्जर्वर तो इस साइड है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू प्लेट। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक इधर चला गया, एक उस साइड चला गया। अब फ्लक्स थ्रू अगर इसका सरफेस एरिया किधर हो गया, इस साइड, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया इस साइड, ये किसका एरिया हो जाएगा, एरिया का, डीए का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, किसके कारण, ये देखिए ऐसे, और इसका एरिया किधर है, इस साइड है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। दूसरा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर प्लेट। बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है, इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका पोर्शन है और चार्ज यहां पर, इसको भी देखिए, चार्ज यहां पर, इस पोर्शन को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, या बंद को भी ले लीजिए, चार्ज यहां पर है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज बंद है, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज बंद है, आंसर है नो। तो व्हाट इज द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, Q इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q इनक्लोजर 0 है तो बोलिए फ्लक्स कितना होगा, दैट इज। इस केस में क्या इसमें कोई फ्लक्स होगा या ये भी 0 होगा, अरे भाई इसके लिए अगर हम बंद कर दे सरफेस तो ये तो ऐसे करके बंद हो जाएगा ना, तो इसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं, आप कहिएगा नहीं भाई इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं। क्यों, क्योंकि आप इसको देखिए, इसको बंद कीजिए और ये स्फीयर है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, बाहर को भी मत लीजिए, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0। तो कौन कौन फ्लक्स के लिए होगा एरिया, फ्लक्स थ्रू फ्लैट डिस्क और फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन, और दोनों मिला के क्या हो गया, 0। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू डिस्क। आइए, तो आपको क्या पढ़ाए थे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब cos थीटा इक्वल टू x और x²/r² एक अलग बात है। अब आपको ये देखिए फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स आपका किधर जा रहा है, E.A, E इस साइड जाएगा और A इस साइड आएगा, तो फ्लक्स पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। फिर से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया, आप जिधर ऑब्जर्वर है उधर से देखिए, आउटर सरफेस बाहर की ओर देखा जाता है इधर, तो दोनों मिला दिए तो क्या हो गया, नेगेटिव।
और ये नहीं जानते हैं आप, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल, तो आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन, Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. This is the flux through spherical portion. पूरे सिस्टम से कितना फ्लक्स जाता, दैट इज जीरो। क्लोज सरफेस के अंदर कितना हो गया, जीरो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, कितना हो गया, क्वेश्चन में एक बार फिर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, तो कितना आ गया, माइनस Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta। लेकिन अगर हम कहें व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू पूरा के पूरा क्लोज सरफेस से कितना जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लैट एंड प्लस क्लोज सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, जीरो। इसका इस्तेमाल यहां किया। टोटल इसके अंदर क्या हो गया, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू जीरो। टोटल किसके किसके बीच की चर्चा कर रहे हैं, अरे सिंपल, ये प्लेट का और ये स्फीयर का, और उसके कारण हो गया जेड। सिंपल, क्या माने सिंपल, आप बोलिएगा यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बहुत आसान था। यस, नेक्स्ट एक और आपके पास क्वेश्चन, देखिए क्या कहा ये। अब देखिए ये कह रहा है कि भैया कोन है, ये कोन है, और कोन के एपेक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर से डिस्टेंस x है और इसकी रेडियस r है। पूछता है व्हाट इज द चार्ज, आप देखिए कहां पर है, चार्ज जस्ट बाहर है, यहां पर है। क्या कोन के देख सकते हैं कोन चार्ज कहां पर, जस्ट टचिंग द एपेक्स। क्वेश्चन, चार्ज Q टेंड्स टू एपेक्स ऑफ कोन बट आउटसाइड, ये बात को ध्यान दीजिएगा, बट आउटसाइड, और चार्ज से उसकी दूरी x है और r रेडियस है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कोन, आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कोन, क्या कोन के अंदर कोई चार्ज बंद है, क्या कोन के अंदर कोई चार्ज बंद है, नहीं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, एज कोन हैज नो इनक्लोज्ड चार्ज, खत्म। अब हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क ऑफ कोन, सर्कुलर डिस्क का कोन का बताइए क्या होगा। अब कोन के फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर किधर है, हमेशा एरिया वेक्टर किधर होता है, प्रोजेक्टेड आउटसाइड। आप इधर से ना देखिएगा, तो इधर आपको एरिया देखिए, तो इस फ्लैट का देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा, जल्दी जल्दी, इसका एरिया वेक्टर, इसके लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डी ए, एरिया वेक्टर किसका, एरिया का। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ इससे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में कॉस थीटा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, ठीक, इसका थीटा तो हम लोग इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं थीटा, इसको अल्फा मान लीजिए। दोनों के बीच में अगर हम लोग अल्फा मान लें, तो अल्फा एंगल, या थीटा डैश थीटा जीरो ले लीजिए, दैट इज जीरो ले लीजिए, दोनों के बीच पैरेलल है थीटा। आइए अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर डिस्क ऑफ ए कोन। फ्लक्स का क्या इक्वेशन जानते हैं आप लोग, सर्कुलर प्लेट के लिए Q डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, या वो भी आप लिख सकते हैं Q 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर क्या दे देंगे, ये x और r है, यस, तो x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, दैट इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके कारण, कहां पर से, क्या कोन के लिए, नहीं, कोन के लिए आपने क्या दिया, किससे तो अंदर कोई चार्ज नहीं, तो कोन तो जीरो, तो ये फ्लक्स किसका है, फ्लैट सर्कुलर प्लेट, पॉजिटिव या निगेटिव, ये भी इधर ये भी इधर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 आता है, और दैट इज ए पॉजिटिव साइड। बोलिए समझ में आ गया। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, देखिए तीसरा, फ्लक्स थ्रू, बोलिए किससे देते हैं, कोन सरफेस,
कोन स्फेरिकल सरफेस, कोन सिलेंडर, इसको हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, कोन का कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कोन कर्व सरफेस। लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे बोले क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कोई लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स कितना है, फ्लक्स टोटल कितना है, क्योंकि कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, दैट इज जीरो। और कितने सरफेस से है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट डिस्क, ये दोनों मिला के जीरो है। चलिए आ जाइए, फ्लक्स कर्व आपको पूछ रहा है, नहीं जानते हैं। और फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना है, Q 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब ये हो गया कि क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू कर्व। अब ये बताने के लिए क्या रह गया, कुछ रह भी गया या हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस Q 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको हम लोग सिंपल कॉस थीटा भी दे सकते हैं। तो तीन बातों प्रमुखता से जानना है कि अगर इसके बाहर इसमें दे दिया, अंदर नहीं दिया, जस्ट इसको टचिंग है लेकिन फिर भी बाहर है, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द कोन। मतलब क्या हो गया, जितना इससे आ रहा है उतना ही इससे जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये रहा फ्लक्स की स्थिति। ऐसे करते हुए जितना भी आ रहा है वो सब कोन से जा रहा है। आने वाला सरफेस एरिया और जाने वाला सरफेस एरिया से दोनों को जोड़ेंगे तो फ्लक्स तो जीरो हो गया। अगर केवल जाने वाला रहेगा तो पॉजिटिव, केवल आने वाला रहेगा तो निगेटिव। आ भी रहा और चला भी गया तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कोई केस ऐसे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा, इसमें कभी जीरो होगा नहीं। क्यों, सब जा रहा है, देखिए सब जा रहा है। अगर हमने दे दिया कि यहाँ पर निगेटिव है, अब क्या होगा, सब फ्लक्स अंदर आ रहा है। अब हमने ये दे दिया और यहाँ पर दे दिया एक चार्ज, अब बोलिए इससे फ्लक्स कितना होगा। अरे भैया जितना आ रहा है सब तो जा भी रहा है, तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। इस फ्लक्स में निगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें फ्लक्स जीरो। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज इंक्लोज नहीं था, तो जितना आया उतना गया तो जीरो हो जाएगा। ये लॉजिक को पकड़ कर रखिए, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा आपको, ये सब जेई लेवल के एडवांस के क्वेश्चन है। एक चार्ज दे रहा है यहाँ पर प्लस Q और उतना ही दूरी पर है एक माइनस Q, दोनों लिख लिए। नाउ दिस इज द रेडियस R, और क्या है इसके डिस्टेंस को x दें। ठीक है, चाहिए तो आप इसे कोण भी बना लीजिए, लेकिन कोण बनाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाइए ना बनाइए, प्लस Q है। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू डिस्क। ऑप्शंस में क्या दे दिया, ये भी मैं दे दूं, Q/2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, Q/इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन में दे दिया 0 एंड चौथा में दे दिया डाटा इज सफिशिएंट। इसी में से कोई एक चूज करना, एक लेकिन प्लस से उधर माइनस चार्ज। आइए, सिंपल बात है, इससे क्या होगा, ये चार्ज के कारण ये इधर जाता हुआ, ये क्या होगा इधर जाता हुआ, ये क्या होगा इधर जाता हुआ। बात समझ में आ गया, निगेटिव चार्ज है, इसके कारण फ्लक्स किधर जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज जाएगा ना। ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज है, वो तो निगेटिव है तो इसके कारण भी फ्लक्स किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ से भी क्या जाएगा, इससे सब लाइन से किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा। तो इस प्लेट से क्या हुआ, हरदम फ्लक्स निकल ही रहा है, इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है और ये फ्लक्स अब उससे भी निकल रहा है। अगर ये नहीं भी रहता तो भी इसका फ्लक्स ऐसे ही करके जाता, अगर ये नहीं भी रहता तो भी इसका नेगेटिव के कारण फ्लक्स अंदर नहीं जाता, थ्रू प्लेट से नहीं जाता, प्लेट से होते हुए बाहर की ओर चला जाता। इसका मतलब क्या हो गया, एक चार्ज के कारण लेंगे फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू प्लस Q। क्या पढ़ाए थे आपके पास, Q 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो किसके कारण हो गया, इस पॉजिटिव के कारण, और उस नेगेटिव के कारण भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू नेगेटिव, वो भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, एडिटिव नेचर का हो जाएगा। तो Q/2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर। गलती से भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कीजिएगा, अगर इधर पॉजिटिव रहता तो फ्लक्स जीरो हो जाता। क्यों, अरे भाई इधर से आता और इधर से भी आता, दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर देता। लेकिन अगर ये निगेटिव है तब दोनों का क्या होगा, दोनों एडिटिव हो जाएगा। इसलिए इस दोनों के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स टोटल एडिटिव वैल्यू, फ्लक्स ड्यू टू प्लस Q, फ्लक्स ड्यू टू माइनस Q इन सेम डायरेक्शन।
तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, क्यू बाई इप्सिलन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें, कहीं पर मैं कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता तो क्या करते आप, क्या क्वेश्चन रहता, एक डिस्क, एक सर्कुलर कोन इधर से, एक सर्कुलर कोन इधर से, कोन है दोनों तरफ से, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, यहां पर माइनस क्यू चार्ज देते हैं। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द कोन, है ना, यहां पर प्लस क्यू दिए और यहां पर भी प्लस क्यू दिए, दोनों कोन पर हम पूछते हैं कि बताइए कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू कोन। तो आपके पास क्या आ जाता, हम यहां पर चार्ज इसको टच करा दिए, टच के बाहर नहीं दिए, अगर बाहर दे दे तो क्या आ जाता, तब कोन के अंदर दोनों ही के कारण घेरते हैं, जीरो आ जाते हैं। दोनों में अंतर देखिएगा, चलिए और मैं आपको यहाँ फिर से डिस्कस करूँगा। अगर चार्ज को यहाँ पर दे देते हैं प्लस क्यू और इस चार्ज को भी यहाँ से हटा देते, कोन से थोड़ा सा हट जाता, तो बताइए तो फ्लक्स थ्रू अभी सर्कुलर डिस्क कितना हो जाता, कोन से बाहर दे दिया। तो स्वाभाविक बात है कोन के पूरे अंदर में तो कोई चार्ज नहीं था, बंद सरफेस में, बंद क्लोज सरफेस के अंदर, तो आपके फ्लक्स जीरो हो जाता। लेकिन हमने तो इसको दिया नहीं, हमने दिया कि चार्ज यहीं पर है, सटा के है, तब तो इसके सरफेस पर ही कांटेक्ट आ गया, तो इसका फ्लक्स होगा, ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास, दिस इज अ सर्कुलर कोन एंड दिस इज पैराबोलिक कर्व। नाउ दिस रेडियस इज ऑन, यहां पर चार्ज, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू और ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस, ठीक है। नंबर वन देखिए क्या क्या पूछ रहा है। नंबर वन, फ्लक्स थ्रू क्या पूछ रहा है, फ्लैट सरफेस। दूसरा क्या पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू, इसे पैराबोलिक में पैरेलल, इसका कर्व लेना इसे पैराबोलाइडल कर्व, फ्लक्स थ्रू कर्व। एंड टोटल फ्लक्स, तीन चीज पूछना, रेडी। सबसे पहली बात, इसको बंद करो। अब ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, क्या बंद प्लेट और जो पैरेललोइड सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज है, आंसर है नहीं। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। एंड नो क्लोज चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, खत्म, खेल ही खत्म हो गया। नाउ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, आइए फ्लक्स थ्रू फ्लैट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस साइड। एरिया वेक्टर जिधर ऑब्जर्वर होगा ये आउटवर्ड, आउटवर्ड तो ऑब्जर्वर इधर होगा इस साइड। बोलिए इन दोनों के बीच का ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा cos 180 नेगेटिव, तो फ्लक्स में आ जाइए, इसको नेगेटिव दीजिएगा, q/2 इप्सिलॉन नॉट दीजिएगा, 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका आ गया फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लैट प्लेट, या रिंग भी रहेगा तो भी दिक्कत नहीं, रिंग को भी बंद कर देंगे। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, नॉट क्लोज, पैराबोलॉइडल सरफेस कितना हो जाएगा, ये आपको टोटल फ्लक्स तो मालूम ही है, फ्लक्स फ्लैट प्लस फ्लक्स पैराबोलॉइडल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फ्लक्स पैराबोलॉइडल कितना हो गया, सिंपल, माइनस ऑफ फ्लक्स फ्लैट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए कितना आंसर आ जाएगा, q/2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये भी आंसर आ गया, तीनों का आ गया ना। फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस नेगेटिव वाला आ गया, व्हाट इज द फ्लक्स सरफेस क्लोज, टोटल फ्लक्स जीरो क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं था, और पैराबोलॉइडल के अंदर क्या आ गया, खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस केस को कंसीडर करो, क्या कंसीडर करना आपके पास, आपके पास ये वाला एक का लेंथ है, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक हो गया, एंड सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे करके जा रहा है,
इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो क्या कोई फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन पर जा रहा है? मान लीजिए इसको आप ले लीजिए इधर, ये x हो गया और ये वाला डायरेक्शन y। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जा रहा है? एक्स वाई प्लेन में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई प्लस ई नॉट जे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये 45 डिग्री मान लीजिए कि दोनों को बराबर बराबर में चला गया, तो इस साइड ई नॉट आई है प्लस ई नॉट जेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन पर रखा है? आई जे प्लेन पर। नाउ व्हाट इज द एरिया वेक्टर? आप यहां से देखेंगे तो एरिया वेक्टर तो ऊपर हो जाएगा। दिस एरिया वेक्टर ए मान लीजिए ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के। तो एरिया वेक्टर किधर हो गया? के। तो व्हाट इज फ्लक्स? बोलिए क्या होता है? ई डॉट ए। ई की वैल्यू ई नॉट आई प्लस ई नॉट जे, और इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट, और ये ए स्क्वायर के। इसको आई को के से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जे को भी के से करेंगे जीरो। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस? जीरो। मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? अरे कोई फ्लक्स पैरेलल टू द सरफेस चला गया तो क्या उसके अंदर कैसे घुस पाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। उसके इंक्लिनेशन पर कोई डिपेंड कहाँ करता है? जैसे ये आ जाइए, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन पर है और इसको बेटा ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर गया, बोलिए कोई फ्लक्स होगा? एरिया वेक्टर तो आपके तरफ ऑब्जर्वर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन पर जा रहा है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? दिस मस्ट बी ऑल्सो जीरो। क्यों? एक बार फिर से देखिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा? आप सामने में आ जाइए और आपके तरफ आए, इधर से हम देख रहे हैं, मतलब इस साइड। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? इज अलोंग k। क्योंकि आप जब x को y दीजिएगा इस साइड हो गया। जब एरिया वेक्टर k में आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में आ गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आई जे को के से, आई को भी के से और जे को भी के से, तो फ्लक्स इक्वल टू जीरो। चलिए, मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस किया, आपका भी अच्छा कॉन्सेप्ट बना, मैंने भी आपको अपनी भर पूरी कोशिश बनाने को हुआ। कल एक क्लास और भी करते हैं, कुछ और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ आते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स कह के ये आपको डराना नहीं रहता है, हमारा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन को हराना रहता है और आपको जिताना रहता है, ताकि आपका मनोबल ऊंचा होता रहे। अरे मैंने तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया। और फिर वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़ते हैं ना, उनसे आप 2 कदम आगे रहिएगा, पीछे नहीं रहिएगा। दिस इज माई काम। चलिए, आज तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को गुड लक, बार बार रिवाइज कीजिए एंड एंजॉय।